ऑनर जो इंडिया के मार्केट से बाहर थी, अब लगता है वहां पर वापस आने वाली है। और पता है इस कंपनी को इंडिया में वापस कौन ला रहा है? खुद माधव शेठ। अब इस टाइप के रूमर्स काफी लंबे समय से आ रहे थे, लेकिन अब इन रूमर्स पे एक तरह से कंफर्मेशन लग चुकी है। एक लीक निकल का है ट्रेडमार्क फाइलिंग का, और उससे पता चलता है कि ऑनर ने इंडिया के अंदर अपना ट्रेडमार्क फाइल किया है, और ट्रेडमार्क जो फाइल किया वो है ऑनर फॉर नाइट्स। और इस ट्रेडमार्क के जो प्रोप्राइटर है वो है मिस्टर माधव शेठ। और माधव के बारे में आपको पता है, इन्होंने रियलमी से हाल ही में रिजाइन लिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि आगे वो क्या करने वाले हैं, और अभी एकदम से खबर निकल कर आती है। लेकिन बात कर तो ऑनर फॉर नाइट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आखिर हो क्या सकता है? सबसे पहली चीज, ऑनर फॉर नाइट्स हो सकता है कोई नया ब्रांड हो, या फिर कोई फोन्स की सीरीज हो सकता है इंडिया एक्सक्लूसिव यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिले। तो शायद से ऑनर के लिए काफी एक सही चीज हो सकती है, क्योंकि बात करें तो काफी सारे लोग दूसरी कंपनी से काफी परेशान है, जहाँ पे दूसरी जगह इश्यूज आते हैं, दिक्कतें आती है, लोगों को कोई सही ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ऑनर यहाँ पे ये वाला मार्केट होता है ना, वो थोड़ा क्रैक कर सकती है। ऊपर से जो मार्केट में थोड़े से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस कम हो गए थे, उनके ऊपर ऑनर थोड़ा बहुत खेल सकती है। इसके साथ ही ऑनर ब्रांड को लोग पहले से इंडिया में यूज करते थे, लेकिन फिर बीच में जब ऑनर चला गया तो जो ऑनर का करंट यूजर बेस था वो आगे मूव ऑन कर गया। इस वजह से अगर ऑनर वापस आती तो जो पुराना यूजर बेस है ये तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई होगा, और अगर डिवाइसेस अच्छे हुए तो कंपनी मार्केट में चल भी सकती है। इसके साथ ही भी बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे माधव शेठ का भी इन्वॉल्वमेंट काफी बड़ा है, क्योंकि माधव एक कंपनी का फेस होंगे। क्योंकि ऑनर जो पहले एक फेसलेस कंपनी थी ना, अगर माधव शेठ आएंगे तो लोगों का भरोसा भी जाएगा, लोग उस कंपनी के ऊपर अट्रैक्ट भी होंगे। अब देखने की ये लोग किस तरीके से कमबैक करते हैं। इतना पता चला कि अगस्त के महीने में लोग कुछ कमबैक यहाँ पे करने वाले। इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी फोन बेचना चाहती है तो इंडिया में ही फोन बनाने पड़ेंगे, नहीं तो अगर ये लोग इंपोर्ट करके लाएंगे तो कीमतें काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। यही काम नथिंग ने किया था। नथिंग ने BYD नाम की कंपनी को पकड़ा, जिसका चेन्नई में प्लांट है। तो डेफिनेटली ऑनर यहाँ पे आने वाली है, लेकिन इसे आने में कुछ महीने लग सकते हैं। हो सकता है अगस्त के महीने में कंपनी के बारे में बताया जाए, कंपनी वापस आ रही है, और उसके बाद इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो निकाला जाए। ऑनर को यहाँ पे सारी चीजें एक तरह से ग्राउंड अप से फिर शुरू करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सर्विस सेंटर पर भी काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करना पड़ेगा, और इंडिया में मोबाइल फोन किस तरीके से बनाया जाए यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल उन्हें सारी R&D वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सारा काम है पहले से ही किया जा चुका होगा। समझ सकते जैसे एक बार Xiaomi ने किया था। जैसे मनुजन Xiaomi में जब पहली बार आए थे तो वो इंडिया में इसको लेकर आए थे और इंडिया में इस कंपनी को सेटअप किया था। अब इसी तरीके से माधव शेठ भी ऑनर के साथ जुड़ के इस कंपनी को दोबारा से इंडिया में लेकर आ रहे हैं। देखते हैं चीजें यहाँ पे किस तरीके से इवॉल्व करती है और क्या आपको देखने को मिलता है ऑनर के फोन्स के अंदर। इसके साथ ही अगर मैं ऑनर की बात कर रहा था तो मैं Huawei की भी बात कर सकता हूँ। बेसिकली दोनों कंपनियां काफी ज्यादा इंटरलिंक है, लेकिन फिर भी ऑनर कहती है कि उनका Huawei से कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हमें पता है कि Huawei और ऑनर काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। और Huawei के साथ एक बात ये थी कि एक टाइम पे दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर बनने वाला था। इनोवेशन के मामले में सबसे ज्यादा आगे निकल रहे थे और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग काम करते थे। लेकिन फिर 2019 में बैन आता है, और उसके बाद जो Huawei रहता है वो यहाँ से मार्केट में पीछे होते हुए चले आता है, क्योंकि जो USA ने इसके ऊपर यहाँ पे बैन लगाया था ना, उस कारण से जो Huawei 5G चिप्स जो Qualcomm बनाती है उसका अपने फोन्स के अंदर यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब Huawei ने डिसाइड किया कि वो खुद की चिप्स यहाँ पे डिजाइन करेंगे, और एक SMIC कंपनी है चाइना में, वहां पर इन चिप्स को यहाँ पे बनाया जाएगा। और अगर Huawei अपने फोन्स के अंदर 5G को इनेबल करके लेकर आती है तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि भले ही Huawei के फोन्स इंडिया में नहीं बिके, लेकिन फिर भी Huawei के फोन्स में वो पोटेंशियल है कि ये ओवरऑल मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। भले ही इंडिया में नहीं बिक रहे, लेकिन दूसरी काफी सारी कंट्रीज है जहाँ पे Huawei बहुत ज्यादा चल सकता है। इसके साथ ही Huawei के साथ एक अच्छी बात है कि R&D पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी कारण से इनके फोन जो रहते हैं काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, और इनके फोन के अंदर वो टेक्नोलॉजी आती है जो बाकी कंपनी फ्यूचर में 2 से 3 साल बाद निकालने वाली है। अब देखने वाली बात है कि आगे चल के Huawei वाकई में सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं हो पाता। इसके साथ ही बात करूं मैं अगर इंडिया की, तो इंडिया के अंदर स्मार्टफोन के स्पेस में टाटा भी उतर सकता है। देखो न्यूज निकल कर आई थी कि यहाँ पे जो टाटा है, ये विस्ट्रॉन की जो फैसिलिटी है वो एक्वायर ही करने वाला है, जिसकी टोटल वैल्यू $600 मिलियन है, और यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। और विस्ट्रॉन एक काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर है आईफोन का, क्योंकि एप्पल का ऐसा प्लान है कि आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर की जाए। और अगर टाटा विस्ट्रॉन की फैसिलिटी एक्वायर कर लेता है तो ये पहला इंडियन मैन्युफैक्चरर बनेगा जो आईफोन को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और एप्पल का एक प्लान यहाँ पर है कि आईफोन को जो बनाएंगे उसे वो इंडिया में ही नहीं बेचेंगे, उनका प्लान है कि इंडिया से बाहर इसको बेचना है। स्मार्टफोन जो आज के समय में इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं ना, वो उनमें से 80%
फोन्स आईफोन्स होते हैं जो कि इंडिया के बाहर बिकने जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ नथिंग की। हाल ही में नथिंग फोन 2 यहाँ पे लॉन्च हुआ था, लेकिन उसकी कीमत जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा निकली। देखो, फोन की जो बेस मॉडल की प्राइस है वो है 45,000 रुपीज, और अगर मैं इसे फोन 1 की लॉन्च प्राइस से कंपेयर करूं तो यहाँ पे 10,000 रुपए के ऊपर का भी डिफरेंस आ जाता है। और ये एक चीज यहाँ पे लोगों को इतनी पसंद नहीं है। लेकिन एक बात ये नथिंग के बारे में कि नथिंग को जो सक्सेस मिल रही है ना यहाँ पे कंपनी में, वो मिल रही है इंडिया से। क्योंकि पिछले साल की बात करें, अगर जुलाई में फोन लॉन्च हुआ था और मार्च 2023 तक पूरी दुनिया में ग्लोबली इसने 800,000 यानी कि 8 लाख फोन्स को यहाँ पर बेचा, और उसमें से इंडिया में इन्होंने 5,50,000 फोन्स को बेचा, और ये होता है ऑलमोस्ट 70% फोन्स, यानी कि नथिंग फोन ने 70% फोन्स को इंडिया में बेच दिया। मतलब खुद समझिए कि इंडिया नथिंग के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। यानी कि कंपनी जो खुद लंदन बेस्ड है, यूके बेस्ड है, लेकिन यूके यूरोप में इतने फोन्स नहीं बेच पा रही, उसके कंपैरिजन में इंडिया में बेच रही है, तो ये नथिंग के लिए एक अच्छी बात थी। यहाँ पे लगता है कि इस पर प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा होने के कारण शायद उतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे सेट ना कर पाए, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए ना, वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं चलता। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जब बिग बिलियन डे आएगा, तब यहाँ पे अगर प्राइस में ड्रॉप आता है तो शायद इसकी सेल्स यहाँ पे बूस्ट हो सकती है। इसके साथ ही नथिंग देखा तो पूरी कोशिश कर रहा है इस बार अमेरिकन मार्केट के अंदर घुसने की भी, लेकिन फिर भी अमेरिकन मार्केट क्रैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग तो आईफोन यूजर है, उसके बाद सैमसंग का नंबर आता है, फिर वन प्लस और मोटरोला है वहां पे। उसके बाद नथिंग के लिए स्पेस काफी ज्यादा कम है। भले ही वो अपने आप को अमेरिका के अंदर ले जाए, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं बेच पाएगा जितना इंडिया में बेचता है। लेकिन एक छोटा सा बेनिफिट नथिंग को मिल सकता है यहाँ पे, वो मिल सकता है यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप की कुछ कंट्रीज के अंदर अब धीरे धीरे जो BBK की कंपनीज है वो जा रही है। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ये जर्मनी से आउट होगा, और इस चीज का जो फायदा यहाँ पे नथिंग उठा सकता है। अगर नथिंग यहाँ पे BBK वाला मार्केट अगर कैप्चर कर लेता है तो एक काफी सही चीज होगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी, नथिंग फोन 1 ने जितनी सेल्स करी थी, क्या नथिंग फोन 2 भी उतनी सेल्स कर पाता है या नहीं कर पाता? क्या लगता है आप लोगों को? ये बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।